तमाम बाधाओं और अड़चनों के बाद ट्रेड डील को लेकर भारत और अमेरिका के बीच बातचीत पटरी पर आती दिखाई दे रही है। खासतौर से पीयूष गोयल के ट्रेड डील पर आए बयान के बाद तो कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। वहीं डील को लेकर ट्रंप की नरमी के बाद अगले हफ्ते पीयूष गोयल अमेरिका जा सकते हैं। साथ ही भारत में अमेरिकी राजदूत के ताजा बयान ने भी डील के पक्की होने की उम्मीदों पर पंख लगा दिए हैं। सबसे पहले ये देखिए रिपोर्ट और समझिए कि डील अब कितनी दूर। ट्रंप के सुर क्या बदले, भारत और अमेरिका ट्रेड डील को मानो फिर से पंख लग गए। हालांकि ट्रेड डील अभी पक्की नहीं हुई है, लेकिन बदलते हालात में इसके पहले चरण के नवंबर तक पूरा होने की पूरी उम्मीद है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। संकेत क्या दिए, बल्कि साफ साफ कह दिया कि दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और हो सकता है अगले हफ्ते पीयूष गोयल डील को अमली जामा पहनाने की खातिर अमेरिका भी जाए। तो क्या माने, ट्रम्प टैरिफ को लेकर संकट के बादल अब छटने वाले हैं। सुनते हैं क्या कुछ कहा इसे लेकर पीयूष गोयल ने। फॉल 2025 यानी नवंबर 2025 तक एक अच्छा करार करें। उस करार का पहला अंश, फर्स्ट ट्रेंच, नवंबर 2025 तक फाइनल करें। ये तो रहा भारत का पक्ष, लेकिन क्या आपको पता है भारत के सकारात्मक रुख के पीछे कौन कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं? इसे भी समझना होगा। दरअसल हाल के दिनों में जिस तरीके से ट्रेड डील पर दोनों देशों के बीच तल्खी नजर आई थी, उसमें अचानक बड़ा बदलाव क्यों आया? जिस तल्खी की वजह ट्रंप थे, खुद उन्हीं की नरमी ने ट्रेड डील की उम्मीदों को बढ़ाने का काम किया। ट्रंप के बाद अमेरिकी प्रशासन की ओर से भी आए सकारात्मक बयानों ने इस बात की संभावना बढ़ा दी कि अड़चने तो हैं, लेकिन डील पूरी होकर रहेगी। चलिए आपको भारत में अमेरिकी राजदूत सर्गियो गोर के उस बयान को सुनवाते हैं, जिसमें साफ साफ कहा गया कि दोनों देश ट्रेड डील को लेकर नई अड़चनों को जल्द दूर कर लेंगे। We're actively negotiating with the Indians right now. In fact, the president has invited their commerce and their trade ministers to come visit us next week. Look, we hold our friends to a different standard. Frankly, we expect more from India than we do sometimes from other nations. I do think it will get resolved over the next few weeks. तो क्या माने डील की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी जिन्हें लेकर विवाद बने हुए हैं? दरअसल डील पूरी होगी, लेकिन केवल अमेरिकी शर्तों पर नहीं। भारत अपने हितों को ताक पर रखकर ये डील नहीं करेगा, बल्कि देश के किसानों के हितों की सुरक्षा को बरकरार रखते हुए डील को अमली जामा पहनाया जाएगा। यानी अमेरिका का दबाव नहीं, बल्कि दोनों देशों के पारस्परिक हितों के मद्देनजर ही ये डील पक्की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं सुभाष चंद्र गर्ग सर का, पूर्व वित्त सचिव और आर्थिक मामलों के जाने माने जानकार। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं अजय बग्गा सर, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बग्गा सर। और हमारे साथ हैं अनुराग सिंह सर, मैनेजिंग पार्टनर एनसेट कैपिटल यूएस से, हमारे लिए हमेशा वक्त निकालते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। गर्ग सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं। काफी गर्मजोशी दिखाई दे रही है, एकदम ऐसा लग रहा है कि वो कौन सा डायलॉग है जिसका मीम भी बनता है, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए ऐसे ही लग रहा है सर। तो ये जो गर्मजोशी दिख रही है सर, गहराई में वाकई में गर्मजोशी है या अभी तल्खियां बची हुई हैं सर? देखो दीपक, ऊपर सरफेस पे अगर आप देखें तो निश्चित रूप से माहौल बदलता नजर आ रहा है। दोनों साइड से बड़ी अच्छी तरह से, बड़ी पॉजिटिव नज़र से बातें की गई हैं। स्पेशली ट्रंप के लेवल से जो बयान आए हैं वो भी काफ़ी सकारात्मक हैं। इसलिए इस चीज़ को रिकग्नाइज तो करना चाहिए कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव बदलाव आया है और डील की तरफ का रास्ता शायद कुछ आगे बढ़ा है। लेकिन मैं आपका ध्यान इस बात पे दिलाना चाहता हूँ कि ये मत भूलिए कि पीयूष गोयल, जब ये अमेरिका और इंडिया की डील गड़बड़ हुई, उसके 7 दिन पहले एग्जैक्टली वो कह रहे थे जो वो आज कह रहे हैं। राइट। और अमेरिकन
प्रशासन में भी यही बात है कि हम सबसे पहले हिंदुस्तान के साथ डील करेंगे, सबसे पहले इंडिया के साथ बढ़िया डील होगी। तो वो ये जो शब्द हैं, ये जो बातें हैं, इन पे हम भरोसा पूरा करने के बजाय ये देखें कि क्या फंडामेंटल जो सिचुएशन है, जो हमारे मुख्य विवाद थे, उनमें दोनों तरफ से कोई पोजीशन में बदलाव आया है क्या। फॉर एग्जाम्पल दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है इसके दृष्टिकोण से। एक, क्या अमेरिका इंडिया का, क्योंकि इंडिया तो नहीं छोड़ेगा कि एग्रीकल्चर वगैरह जो इनकी रेड लाइंस हैं उसको नहीं छोड़ेगा, क्या अमेरिका बिना इस चीज़ पे इंसिस्ट किए हुए कि भाई आप एग्रीकल्चर में हमें एक्सेस दीजिए, 0% पे एक्सेस दीजिए और बिना ये जो नॉन टैरिफ बैरियर लगाए हुए हमें एक्सेस दीजिए, एक तो ये, उस पर उनका रुख बदल रहा है क्या। दूसरा, क्या हम इसको रशिया के ऑयल पर्सेस से डीलिंग करने के लिए तैयार हैं, माने वो अमेरिकन तैयार हैं हमें। मुझे लग रहा है इन दोनों चीज़ों पे अभी मुझे साफ नज़र नहीं आ रहा। आप अगर उनके जो ट्रेड नेगोशिएटर हैं लुटविग, उनके बयान देखिए तो उन्होंने 2 दिन पहले भी एग्जैक्टली ये कहा कि इन दोनों चीज़ों पे तो इंडिया को बदलाव करना पड़ेगा। गौर के बयान में भी इतना साफ नहीं है कि वो इस पे कंसेशन देने के लिए तैयार हैं। ट्रम्प दे सकते हैं, माने ट्रम्प इज ऑल पावरफुल। अगर वो इस चीज को बदल देते हैं तो मेरे ख्याल से समझौता हो जाएगा, और अगर वो नहीं बदलते हैं तो फिर हम मे बी वी आर बैक टू स्क्वायर वन। एब्सोल्युटली, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज की चर्चा में हम यही समझने की कोशिश करें, जिसका जिक्र भी आपने किया कि ऊपरी स्तर पे तो सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है, एक रोजी पिक्चर दिखाई दे रही है, बट बग्गा सर, फंडामेंटली क्या सहमतियां बन रही हैं? फंडामेंटल जो कोर इश्यूज थे जिनमें दोनों पक्षों में एक तरह से टसल था, असहमतियां थी, वहां तक क्या बात पहुंची है सर? देखिए, हमें पॉलिटिकल एंगल से भी समझना पड़ेगा। बिहार इलेक्शन तक कुछ नहीं करेंगे तो वो बिहार इलेक्शन हो जाने देंगे, तब तक ऐसे ही बात करते रहेंगे। दूसरा, जो गर्ग साहब ने कहा, हर बारी प्रोग्राम करते हैं गर्ग साहब के साथ, बाद में मैं एटलीस्ट 1 या 2 बारी इनका बयान सुनता हूं, क्योंकि बहुत सीखने को मिलता है। ये इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि यही तो बात हो रही थी अप्रैल में, और स्कॉट बेसेंट ने खुद कहा था 12 अप्रैल या 13 अप्रैल को कि पहला करार भारत के साथ होगा। फिर क्या गड़बड़ हो गई ये नहीं पता है। तो मेरे ख्याल से कोई बीटीए या एफटीए वगैरह तो होने नहीं वाला है। हमें लिमिटेड अपने ऑब्जेक्टिव्स रखने हैं। एक कि वो 25% या तो सब पे लगाया जाए या हमारे से भी हटा लिया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसको दीपक जी, ट्रंप ने उसका फैलाव कर दिया है। एक बयान उन्होंने जब मंडे को यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल्स आए हुए थे वॉशिंगटन, उस मीटिंग में दाखिल होकर ट्रंप ने कहा कि आप 100% टैरिफ लगाइए चीन और भारत पे, अगर आप यूरोपियन यूनियन लगाएगा तो हम भी लगाएंगे। फिर आज बात निकल के आई कि वो G7 के देशों को कह रहे हैं कि आप टैरिफ लगाइए चीन और भारत पे रशियन ऑयल खरीदने के लिए। तो एक तरफ से तो प्लेजेंट्री एक्सचेंज हो रहे हैं, बातचीत आ रही है ऑप्टिमिज्म की, दूसरी तरफ ये इस तरह से बात कर रहे हैं। तीसरा पहलू ये है कि हमारा बहुत बड़ा स्टेट इलेक्शन है, जिसके चलते सरकार नहीं चाहेगी कुछ भी कृषि, ग्रामीण या फिशरीज, इनमें से किसी भी तबके को कुछ हर्टफुल हो, जो ऑपोजिशन को एक प्लैंक मिल जाए सरकार के को घेरने के लिए। तो मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी कुछ होने वाला है। नवंबर में बिहार इलेक्शन टल जाएगा, उसके बाद छोटे छोटे करार अगर हमें मिल जाए। सबसे पहला हमारा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव यही है कि 25% जो प्यूनिटिव टैक्स है, जो जियोपॉलिटिकल टैक्स है या सैंक्शंस लगाया गया है, वो हटाया जाए। वो अगर नहीं हट रहा है, एटलीस्ट वो G7 में ना आए, तो ये हमारी डिप्लोमेसी को काम करना पड़ेगा। कनाडा हो, जापान हो, यूके हो, इटली हो, फ्रांस हो, जितने G7 के देश हैं उनके साथ बातचीत करके, ताकि अगर वो कुछ अगर सोच रहे हैं, EU तो नहीं कर सकता है, तो इसलिए EU के जितने G7 के
मेंबर्स हैं वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ईयू में हंगरी बैठा हुआ है जो यूनानिमिटी वोट होने नहीं देंगे। दूसरा, 27 पार्लियामेंट से निकालना पड़ता है और पूरा यूरोपियन पार्लियामेंट को पहले वोट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद 27 पार्लियामेंट्स। तो ईयू में भारत के खिलाफ इस तरह का टैरिफ नहीं आएगा। 1 अक्टूबर को हमारा स्विट्जरलैंड का जो तबका ETFA है उसके साथ हमारा FTA आ रहा है। यूके के साथ उनके पार्लियामेंट में पारित होना है। बोरिस जॉनसन वगैरह ने उसके जरूर विरोध किया है, बट लगता है कि हमें वो मिल जाएगा यूके का FTA भी। तो ऐसे 3 या 4 देश तो G7 से निकल गए। जापान भी मित्र देश है, हम लगता नहीं कि वहां से हमें कोई खतरा है। बट ये तलवार अभी लगी हुई है, और इसमें जस्ट दो चीजें कहूंगा जो गर्ग साहब ने पहले कहा था। एग्रीकल्चर खोल भी दीजिए तो क्या हो जाएगा? हम में से कोई अमेरिकन दूध या अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट तो लेगा नहीं, क्योंकि उसमें गाय को मीट खिलाया जाता है ज्यादा उत्पादन करने में। तो भारत में तो वो चलेगा ही नहीं, कोई नहीं खरीदेगा। दूसरा अहम बात है कि आप छोटे छोटे करार करिए, BTA वगैरह का सोच मत करिए, पॉलिटिकल रिटोरिक से दूर रहिए। बट बगैर से क्विकली, जैसे आपने मिल्क का ही कहा, डेयरी वाला, उसमें भी खास तौर से जिसका आपने जिक्र किया कि वहाँ की गायों को मांस खिलाया जाता है। बात ये नहीं है कि सर यहाँ पर कंजम्पशन उसका होगा या नहीं होगा, बात ये है कि आपने अलाउ करके एक बहुत सारा पॉलिटिकल मैसेजिंग भी जाएगा, सरकार भी तुरंत बैकफुट पर आ सकती है। तो क्या इतना बड़ा रिस्क लेगी गवर्नमेंट? नहीं ले सकते, इसलिए मैंने कहा कि बिहार तक तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते। उसके बाद भी अगर सोच के आए, बहुत सोच करनी पड़ेगी, तो बहुत मुश्किल है। ये कृषि या डेयरी या फिशरीज को खोलना बहुत मुश्किल है। राइट सर, ऑल राइट सर। अनुराग सर, आपसे कई दिनों से बातचीत भी नहीं हुई थी। इस बीच तो सर आप तो सर शुरू से शुरू कीजिए। ये ट्रम्प को अचानक क्या हुआ सर वहां पे? ऐसा अचानक से दिल पिघल गया, जो मैं कह रहा था, हालात जज्बात सब बदल गए। क्या हुआ सर? प्रेशर, कोई प्रेशर था या अचानक मोदी जी सपने में आ गए और दिल पिघल गया? तो दीपक जी, एक तो जैसे अजय सर ने कहा जी कि वो मैं दोबारा से सुनता हूँ गर्ग साहब ने क्या कहा, तो मेरा होमवर्क तो डबल हो जाता है। मेरे को तो दोनों को सुनना पड़ता है। होमवर्क मेरे साइड भी है, जस्ट डबल है जी। तो मैं तो खुद ही लर्न करता हूँ काफी। देखिए दीपक, हम तो यहाँ पे प्रैग्मेटिक बातें करते हैं। मुझे भी समझ नहीं आया कि ये यू टर्न तो नहीं कहेंगे, बट ये कि टर्न क्यों लिया ट्रम्प साहब ने, राइट? तो देखिए, वो SCO की पिक्चर्स तो सबने देखी। स्ट्रेटेजिकली मैं उन इमेजेस को ठीक नहीं मानता हूं, बिकॉज उसमें क्या हुआ कि जो चाइना +1 का जो नैरेटिव था वो पंचर हो गया, क्योंकि उसमें ये था कि इंडिया इज अ काउंटर बैलेंस टू चाइना, either as a manufacturing base or geostrategic counter or as a hedge to China for businesses. वो वहां पर पंचर होता दिखा, बिकॉज जो देखिए, पिक्चर स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो हम ये 10 बार वो US एम्बेसी ट्वीट कर ले, वी आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, इंडिया कह दे हम तो नेचुरल एलाइज हैं, ये सब वो सब बातें ठीक है, लेकिन जो कंफर्ट दिखा बिटवीन रशिया, चाइना एंड इंडिया, वो कंफर्ट आपको वेस्टर्न मीटिंग्स में नहीं दिखता, और वो बड़ा कल्चरल कंफर्ट है। तो विद दैट सेंस आई वुड से कि ट्रम्प साहब अगर यहाँ पर US में इफ देयर इज अ डीप स्टेट, विच ऑफ कोर्स देयर इज, तो वो उनको कहेंगे कि देखिए, मेरा स्ट्रेटेजिक गोल यही था कि आई पुश्ड अ कंट्री टू द कॉर्नर एंड देन सॉ द ट्रू कलर्स, कि एक्चुअली इफ यू थिंक दे आर अ काउंटर बैलेंस टू चाइना और रशिया, दे आर नॉट, दे आर ऑल टुगेदर if situation goes, worst comes to worst. तो एक तो वो इमेज ठीक नहीं गई अल्टीमेटली, बिकॉज देन इट शोड द पिक्चर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड के देखिए ये सब एक साथ हैं, थोड़े डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो उससे क्या हुआ, हमारी अब चाइना +1 मैन्युफैक्चरिंग हेज में इंडिया को तो कोई नहीं देखेगा, बिकॉज दे विल से दैट सूनर लेटर वी डोंट नो वेयर दे स्टैंड, राइट? दूसरा, ये मुझे इंडिया, इससे मैंने गोयल साहब के वो हम उनको ट्रैक करते हैं, उनका बयान क्या है, और यहाँ पर भी जो स्कॉट बेसेंट जो कहते हैं, उन्हीं को मैं, स्कॉट बेसेंट जो कहते हैं बेसिकली उन्हीं को मैं ट्रैक करता हूँ। बाकी बयान को इग्नोर करना चाहिए, वो इंडिया को भी इग्नोर करना चाहिए। ट्विटर पे आर्ग्यूमेंट जीतने से कोई फायदा नहीं होगा। तो मुझे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी इंडिया टीम से ज्यादा चाहिए।
जैसे बेसेंट साहब ने कहा कि हम फ्रस्ट्रेट हुए थे आर्ग्यूमेंट्स में, नेगोशिएशंस में इंडिया से, तो मुझे अच्छा लगेगा अगर कोई सीनियर डिप्लोमेट नहीं बट मिनिस्टर इंडिया से ये बताए ट्रांसपेरेंटली कि व्हाट हैज चेंज्ड, बिकॉज थियोरेटिकली आई डोंट थिंक एनीथिंग हैज चेंज्ड। तो जस्ट ये ट्रम्प साहब का एक स्टाइल हो सकता है कि ही विल अगेन ब्रिंग यू टू टेबल, फोर्स यू टू डू समथिंग एंड देन अगेन पुल बैक, राइट, कि देखिए आप तो कुछ करने को तैयार नहीं है। ये जो डिले हुआ है ना, हमें इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जो डील सबसे पहले होती है, और अनुराग सर, सॉरी टू इंटरप्ट, आपने कहा कि जी। ट्रांसपेरेंसी आपको चाहिए भारत की तरफ से, बट भारत ने तो सर ये गेम शुरू किया ही नहीं था। मतलब अमेरिका ने सब कुछ किया, तो जो कुछ बताना है वो दरअसल अमेरिका को बताना है कि दरअसल वो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं। हमारा स्टैंड तो पहले भी मेरे ख्याल से लाउड एंड क्लियर है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, बीटीए हम चाहते हैं, अपने राष्ट्रीय हित हमारे सर्वोपरि रहेंगे। वो स्टांस तो बिल्कुल क्लियर है सर। तो इनका भी क्लियर है ना कि 85 बिलियन का आप एक्सपोर्ट्स करते हैं और 45 का इंपोर्ट करते हैं, तो वो 40 का जो डेफिसिट है उसको बैलेंस कर दीजिए। और टैरिफ सब कंट्रीज के सामने हैं। यूएस लार्जली इज अ फ्री ट्रेड कंट्री अनटिल नाउ, और इंडिया के टैरिफ्स हैं ही सब। हाँ सर, वो तो सर शुरू में क्लैरिटी थी, ट्रांसपेरेंट है सर, वो शुरू में क्लैरिटी थी, लेकिन बीच में ये जो उठा पटक, ट्रम्प साहब का ये बयान वो बयान, फिर यू टर्न, फिर मोदी मेरे दोस्त हैं, फिर पधारिए हमारे देश, पीयूष गोयल साहब को बुला दिया नेक्स्ट वीक, ये सब क्या हुआ सर? नहीं, लेकिन इसमें दीपक देखिए, कोई भी कंट्री के लिए एक कंट्री, तो इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है? या तो वो जियो स्ट्रेटेजिक एलाई हो सकता है, वो हम करना नहीं चाहते, और ठीक भी है, मैं तो सपोर्ट करता हूं उस बात का कि हम क्यों किसी के यूक्रेन बने, किसी की लड़ाई हम क्यों लड़े। तो इंडिया इज इंडिपेंडेंट जियो स्ट्रेटेजिकली, वी डोंट वांट टू बी एनीबडीज बेस और एनीबडीज वॉर एलाई, राइट? तो वो हमने करना नहीं है। दूसरा है हमारा स्ट्रॉन्ग मार्केट, तो वो हम उसको अगर ओपन करें तो हमारी लेवरेज बढ़ेगी, लेकिन अगर हमने उसको ओपन ही नहीं किया अपने मार्केट को, तो ये 1.4 बिलियन का मार्केट हमारी लेवरेज नहीं बन पा रही, बिकॉज वी आर लार्जली अ क्लोज्ड इकोनॉमी, दीपक। तो ये पॉइंट है, तो कहीं ना कहीं तो हमें स्पेस गिव अवे करना पड़ेगा ना दीपक, ये पॉइंट है। ऑलराइट सर, एक चीज गर्ग सर जो आ रही है, अब एक तरफ हम देख रहे हैं कि भाई ट्रम्प दरअसल चाहते क्या है, दूसरी तरफ सर कल से खबरें ये भी आ रही है कि ट्रम्प ने जो है वो ईयू को प्रेशराइज किया है कि आप 100% टैरिफ लगाओ, जिसका बग्गा सर भी जिक्र कर रहे थे कि वो कम से कम ईयू तक ना जाए। तो ये ट्रम्प साहब कर क्या रहे हैं? मतलब इधर तो बड़े अच्छे सुरों वाली बीन बजा रहे हैं, और उधर कह रहे हैं ईयू को कि भाई तुम पनिश करो इंडिया और चाइना को कि वो रशिया से ऑयल ले रहे हैं, 100% लगाओ उन पर। ये क्या है सर? दीपक, मैं इस बात को करूं उससे पहले एक जस्ट छोटा सा क्लैरिफिकेशन। बग्गा जी उसके बारे में बात कर रहे थे कि वहाँ पे जो गाय हैं, काउस को मीट खिलाते हैं। ये देखिए, ये स्टडीज कभी हुई नहीं है। एक स्टडी जिसको मैं जानता हूँ, जब मैं नेगोशिएट किया करता था 2010, 11, 12 में इन मुद्दों पे, तो उस समय एक स्टडी हुई थी कोई 2006-07 के आसपास, जिसमें ये पाया गया था कि अमेरिकन गायें तकरीबन 1%, नॉट 100%, तकरीबन 1% गायें जो हैं उनको जो फीड खिलाया जाता है उसमें कुछ हड्डियों का चूरा भी होता है। दैट वाज ऑल। गाय कहीं पे मीट नहीं खाती, ना यहाँ खाती है ना वहाँ खाती है। वहाँ की गाय नॉन वेजिटेरियन नहीं है। इस बात को हमें अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि वहाँ बड़ी वाइड स्प्रेड ऐसी कोई चीज़ है, और वो भी ग्राउंडेड बोन्स हैं और 1%। तो हमें ये पूछना चाहिए अपने पॉलिसी मेकर से भी, और हमारे पॉलिसी मेकर्स को, अगर ये एप्रीहेंशन है इस बंदे पे, तो कोई नई स्टडी कराई है क्या हमने? कोई नया हमारे पास फैक्ट आया है क्या जिसके हिसाब से कुछ ये? तो ये आई थॉट कि ये क्लैरिफिकेशन कर दिया जाए। इसी में से थोड़ा सा मैं हल्का सा इसको क्योंकि इसको पॉलिटिकल संदर्भों में देखना भी आवश्यक है। इस तरह के मुद्दे सर फैक्चुअल क्या है, नोशनल क्या है, वो एक बहस जरूर हो सकती है सर, बट क्योंकि एक बार ये सरफेस पे आ जाते हैं मुद्दे, और जिस स्वरूप में आए हैं, मतलब मांसाहारी गाय इस स्वरूप में आए हैं, आपको लगता है सर कि अभी बहुत जल्द अगर कोई क्लैरिफिकेशन या कोई स्टडी आ भी गई तो भी पॉलिटिकली क्लैरिटी आ पाएगी लोगों में कि साहब आपने क्यों अलाउ किया ये? क्योंकि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है मुझे लगता है।
नहीं, देखिए, इसी में मैं कहता हूँ जो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, निगोशिएटर्स हैं, उनकी बड़ी जिम्मेवारी बनती है। वो कोई ऐसी चीज की हवा ना बनाए जिसको बाद में उनको वापस लेने में और ज्यादा मुश्किल हो। जी जी। कोई मुद्दा ही नहीं है, उसको अगर आप मुद्दा बना दें और फिर बाद में कहें कि भाई हम इसको इस पे तो बैक ट्रैक कर ही नहीं सकते बिकॉज ये तो अब पब्लिक में इस तरह का इंप्रेशन बन गया। लेकिन तो वो आपने बहुत अच्छी बात बोली सर, वो उसको आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, गाय मांसाहारी नहीं होती है। गाय, दुनिया की कोई भी गाय हो, ना यहाँ की गाय ना वहाँ की गाय, वो मांस नहीं खा सकती या उसको मांस नहीं खिलाया जाता। ये कम से कम आपने एक लाइन में एक पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश की ताकि क्लैरिटी मिल पाए। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। तो जो आपका जो सवाल था, देखिए, आई थिंक अब तो इतना समय हो गया ट्रम्प को आए हुए 6-7 महीने, दुनिया भर उनको कम से कम इस बात को समझने लगी है कि ये आदमी हर हथियार हथकंडे इस्तेमाल कर लेता है अपनी बात मनवाने के लिए। किस तरह से दूसरे को थोड़ा धराशायी किया जाए, थोड़ा सा डिमोरलाइज किया जाए, कैसे उसको टेबल पे ला के ये सब चीज़ें हैं। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्टरी बयानबाजी उनकी तरफ से हो रही है, ये भी मुझे लगता है उसी का एक हिस्सा है कि आप एक तरफ उसको धमकाते रहिए कि देखिए नहीं तो हम तो वहाँ से 100% लगवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दूसरी तरफ थोड़ी सी मीठी बात भी कहें। उसके पीछे जो अनुराग कह रहे थे ना, वो एक कारण निश्चित रूप से मुझे नजर आता है कि पिछले 1 महीने में ट्रम्प को ये एहसास जरूर हुआ है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो भी कुछ अमेरिका हिंदुस्तान के साथ कर रहा है, उसमें एक ये बड़ा भारी डेंजर है कि अमेरिका हिंदुस्तान को लूज कर देगा और वो चाइना रशिया की तरफ चले जाएंगे। राइट। और ये जियो स्ट्रेटेजिकली और जियो पॉलिटिकली, जियो इकोनॉमिकली, इन सभी दृष्टिकोण से अमेरिका के लिए ये एक एक्चुअली हार है। सो मुझे ये लगता है कि जो चेंज हो रहा है उसके पीछे एक ये है कि भाई हिंदुस्तान को जाने तो नहीं देना है, हमारे यहाँ से दूसरी तरफ जाने, दूसरे पाले में जाने तो नहीं देना है, लेकिन हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाए, वो उसके साथ ऐसे हम रोक सकें तो ज्यादा बेहतर है। ओके। मेरे ख्याल से अमेरिका की स्ट्रेटजी ये है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि जब ये पीयूष गोयल या कोई और भी हम हिंदुस्तान की तरफ से बयान दें और फिर से एक्सपेक्टेशन रेज करें कि भाई ये डील हो जाएगी और नवंबर में पहला ट्रांच कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मैं नेगोशिएशन के लिए चला जाऊंगा। क्या उन्होंने ये जो बेसिक मुद्दे हैं, जो डील ब्रेकर हैं, ये 2 मुद्दे, अब मुझे और नहीं लगता किसी और मुद्दे पे इतनी कोई परेशानी है। ठीक है। इन 2 मुद्दे पे क्या अमेरिका में कोई बदलाव आया है क्या? मुझे ये उचित लगेगा कि कोई भी इंडियन नेगोशिएटर सर, अमेरिका जाए या ये माहौल बनाने की कोशिश करे कि हम डील के नजदीक आ गए वापस, उससे पहले इस बात की निश्चित रूप से थोड़ी अश्योरेंस कर ले कि इन दोनों पे उनका रुख बदल गया है या नहीं बदला है। मुझे लगता है आपने बहुत नहीं बदला है, हाँ, आप मुझे लगता है नहीं सर बदला है तो बिल्कुल नहीं बढ़े आगे, ठीक। कुछ नहीं होगा, फिर डिसअपॉइंटमेंट हो। मुझे लगता है सर आपने बहुत क्लैरिटी से एक चीज सोचने पर मजबूर कर दिया लोगों को कि लोग डील और टैरिफ्स को दरअसल एक साथ लेके चल रहे हैं। अगर ये कहा गया कि साहब डील हो रही है तो लोगों ने ये मान के चल गए कि साहब टैरिफ भी अब हट रहे हैं। बट दरअसल छूट चाहता था भारत टैरिफ में, छूट नहीं मिला, बयान मिल गया अमेरिका की तरफ से, बस इतना ही हुआ है। बगैर सर यही बात है कि दरअसल जो सर ने कहा कि दूसरे पाले में ना चला जाए भारत, उसके लिए 2-4 बयान दे के साइड कर लो, लेकिन छूट अभी नहीं दी, अभी तक नहीं दिया। और प्यूनिटिव वाला तो मतलब वो तो आप हटा ही सकते थे 25%, उसको भी नहीं हटाया। तो ये कौन सा रुख बता रहा है अमेरिका का बगैर सर? नहीं, ये यही दर्शा रहा है कि भारत एसेंशियल नहीं है अमेरिका के लिए। जो चीन का उनका स्ट्रैटेजी है, एक तो पता नहीं स्ट्रैटेजी है कि नहीं, क्योंकि ट्रम्प का स्ट्रैटेजिक अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। उनका पॉलिसी ये है कि दूसरे को बिल्कुल बैकफुट पे ले आओ, रॉन्ग फुट कर दो, आप तरह तरह के बयान करके, आउटलैंडिश आउटलायर स्टेटमेंट्स करके और फिर नेगोशिएट करो। तो इसमें सबसे अहम
मुद्दा जो निकल के आया कि भारत एसेंशियल नहीं है, जो और बिल क्लिंटन के टाइम से फिर जॉर्ज बुश के साथ मनमोहन सिंह जी का जो बातचीत हुई, करार हुए, फिर ओबामा के साथ जो इंडो अमेरिकन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो बन रही थी, जो क्वाड बना था, वो सबको नजरअंदाज करके भारत को अकेला ये 25% लगा के एक बहुत बड़ा मैसेज है कि भारत एसेंशियल नहीं है अमेरिका के स्ट्रैटेजिक थिंकिंग में। पाकिस्तान को 19% दे दिया, भारत को 50% टैरिफ लगा दिया, तो बांग्लादेश को 20% दे दिया। तो ये दर्शा रहा है कि भारत को सिंगल आउट किया गया। एक एग्जाम्पल दिया, रशिया को भी बताया, देखिए आपके दोस्तों पे हम इस तरह से उनका हाथ मरोड़ेंगे, उन पे प्रेशर डालेंगे। चीन को ये बताया कि देखिए हम भारत के साथ संधि करके आपकी दुश्मनी नहीं कर रहे, आप हमारे साथ डील करो। भारत ठीक है, एक डेमोक्रेटिक देश है, बट हम भारत के साथ कोई आपके विरुद्ध ऐसी बड़ी लंबी चौड़ी स्ट्रैटेजी बना के नहीं खड़े। तो ये इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया पूरा, और ये हमें अब सोच लेना चाहिए। देखिए 4 ट्रिलियन हम हैं, बट हमारा इकोनॉमिक लेवरेज नहीं है, जो अनुराग ने कहा भी कि अगर मार्केट नहीं खोलोगे तो इकोनॉमिक लेवरेज किस तरह का बनेगा। उसको इकोनॉमिक लेवरेज बना के उसको फिर पॉलिटिकल लेवरेज में तब्दील करना है कि कोई हमारे विरुद्ध बोले तो कुछ उसके लिए हानि हो। जिस तरह से चाइना अगर ऑस्ट्रेलिया बोलता है ओवरनाइट कोल और वाइन और सब कुछ आयरन ओर का एक्सपोर्ट बंद कर देता है। चाइना इकोनॉमिक वेपनाइजेशन करता है, वही ट्रंप ने कह दिया है। तो अब क्या हो गया, ये नॉर्मलाइज हो गया। ये इंटरनेशनल रिलेशंस में इस तरह पेश नहीं आते थे, ये पर्दे के पीछे होता था। अगर कोई सख्त बयानबाजी भी करनी है, पर्दे के पीछे आप करेंगे, सोशल मीडिया पे नहीं करेंगे। इस तरह आप किसी को डेड इकोनॉमी या चाइना के अंधेरे में चला गया रशिया और भारत, इस तरह की बयानबाजी नहीं होती थी। अब ये क्या नॉर्मलाइज हो गया, सब कहते हैं ट्रंप तो ऐसे ही है। अगर ट्रंप ऐसे ही है तो बाकी विश्व के 180 देश कह रहे हैं हम भी ऐसे ही हैं, हम भी ऐसे ही बोलेंगे। तो इसमें भारत सरकार चुप रही है। हमने पोलाइटली काम किया है, पीछे पर्दे के जो भी काम चल रहा है, बट ये ज्यादा मुझे ऑप्टिमिज्म नहीं है कि बहुत बड़ा आपको मिलेगा। मगर सर एक बात पूछूं, ऐसा तो नहीं है सर कि हम ट्रंप के झांसे में एक तरह से आ गए, मतलब क्षणिक तौर पर ही सही, फॉर अ टाइम बीइंग, कि हम बहुत अच्छा कर रहे, अच्छा मतलब इन द सेंस कि हम अपने ऑल्टरनेटिव पार्टनर्स तलाश रहे थे, हम चीन के पास जा रहे थे, हम अच्छी फोटोग्राफ्स, हाथ मिलाना, ये सब जो एक्चुअल में इस भूभाग, जो ये पूरा का पूरा एशिया का ये वाला भूभाग है, उसमें दरअसल दुनिया देखना चाहती है कि चीन, भारत, रशिया, ये सब लोग कैसे एक साथ आगे आके दुनिया को बताएं कि ये लोग पार्टनर्स बन सकते हैं। ये तस्वीर दुनिया देखना चाहती थी, दुनिया ने देखी भी, लेकिन जैसे ही एक बयान आ गया, मीठी गोली मैं कहूंगा ट्रंप साहब की आ गई। ऐसा तो नहीं है कि सर भारत डीरेल हो गया और भारत को वही करना चाहिए था जिस रास्ते पे वो चल रहा था? नहीं, चीन के साथ तो आप क्या करेंगे? चीन तो हमारा अरुणाचल भी खाना चाहता है, लद्दाख भी खाना चाहता है। तो चीन के साथ तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है कि वो पहले ताइवान लेगा, फिर भारत की तरफ आएगा, फिर वियतनाम की तरफ जाएगा। यहां तक कि जैसे मैंने कहा है, ट्रीटी ऑफ साइबेरिया जो हुई है 17वीं शताब्दी में रशियन जार ने की, 18वीं शताब्दी में, 19 शताब्दी में, तो आधा साइबेरिया चाइनीज या मंगोलियन ही था, जो कि अप टू 1840 1850 तक व्लादिवोस्टॉक चाइनीज पोर्ट होता था। तो ये वो तो उनकी किताबों में लिखा हुआ है, उनके जनरल्स ने, कि हमने ईस्टर्न साइबेरिया लेना है रशिया से वापस, आधा जो मंगोलिया के साथ बॉर्डर है वो खाना चाहते हैं। तो ये तो एक्सपेंशनिस्ट है। ऐसे टर्की उठ के आ गया, वो कहेगा सारा सऊदी हमारा है जी, सारा ओटोमन एम्पायर, बात करो ग्रीस, अल्बेनिया, बल्गेरिया तक टर्की था, हम भी कैलिफेट बनाएंगे। तो ये तो अभी यू कांट गो बैक टू दैट। बट ये है चाइना की हकीकत, ये है। तो चाइना से, जैसे मैंने कहा, वियतनाम मॉडल या ताइवान मॉडल करिए कि डिफेंस रखिए अपना बहुत सक्षम, और उनका कैपिटल लेके आइए, जो एफडीआई वो करना चाह रहे हैं। आज के दिन में देखें, सबसे बड़े एफडीआई के स्रोत कौन है? सबसे बड़ा अमेरिका है, $1500 बिलियन जो जाता है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका है, फिर चीन है। ईयू अगर एक तबका देखे तो ईयू सेकंड हो जाता है, फिर चीन, फिर जापान।
तो ये चारों के साथ तो आपको अच्छे संबंध रखने हैं, और इनका कैपिटल लेना, हम कैपिटल डेफिशिएंट हैं, हम टेक्नोलॉजी डेफिशिएंट हैं, हमारे पास लोग हैं, मैन पावर जरूर है, और हमारी लैंड मास है, हम वियतनाम के जैसी जगह ही खत्म हो जाती है, हमारे पास जगह ही जगह है कि अगर ठीक तरह से काम किया जाए लोअर ब्यूरोक्रेसी द्वारा, हम काफी कर सकते हैं। तो ये हमें देखना है। और जस्ट ये गाय पे मैंने क्यों बोला, जब मैड काउ डिजीज आई थी, ये प्रूव हुआ था कि जो बोन्स वगैरह काउस की रह रही थी, उसको ब्रॉथ में डाल के वो फीड में डाल रहे थे। काउ तो नहीं खाती, काउ के सामने आप रखेंगे वो चबाती नहीं है, बट अगर फीड में डाल दिया जाए, क्योंकि उनको प्रोटीन के तौर पे दे रहे थे, ये बल्कअप कर रहे थे, और उसी से मैड काउ डिजीज भी आ गई थी। बीसीजी जो कह रहे थे, उनका जो ब्रेन में चला गया था, वो इसी से आया था। तो वो अब है, अब वो कौन बताएगा, क्या करेगा? नहीं, वो तो सर, वो तो गर्ग सर ने भी बताया कि जो 2011-12 की स्टडी का जो हवाला दे रहे थे, वो सिमिलर, वो तो कम से कम वो 2-3 स्टडीज जो हैं वो ये बताती हैं कि उनको फीड किया जा रहा था। बात सही है आपकी, बट बहरहाल बड़ा संवेदनशील मसला है ये भारत में, और इसीलिए सरकार भी फूंक फूंक कर इस पर कदम रख रही है। अनुराग सर, अब देखिए, विश्लेषण तो हम समझ गए कि भाई क्या हो रहा है। हमको लग रहा है कि ट्रंप ने अपना जो भी मायाजाल बना रखा है, उसमें वो कभी थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा नरम भी हो जाते हैं। कभी कभी राजा बनने की कोशिश करते हैं, और ज़रूरत पड़े तो याचक भी बन जाते हैं। परफेक्ट बिजनेसमैन हम उन्हें कहेंगे। बट आप हमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए सर, एफआईआईज का क्या देख रहे हैं भारत में? इस पूरे एपिसोड को इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की जो लॉबीज़ हैं वो किस तरह से देख रही हैं, और आगे क्या कुछ आप ट्रेजेक्टरीज देख रहे हैं, अनुराग सर? सो दीपक, देखिए, शॉर्ट टर्म तो मार्केट में प्रॉब्लम है, और वो 1 साल से दिख रहा है। उसका इक्वेशन सबको मालूम है। इंडिया का मल्टीपल करीब 25 के आसपास, 25, 26, 27 ट्रेलिंग मल्टीपल बोल रहा हूँ, वो में चल रहा है। अर्निंग ग्रोथ सिंगल डिजिट में चल रही है। नॉमिनल ग्रोथ 8.8% है, जो कि काफ़ी लो है, और कंपनी की टॉप लाइन ग्रोथ भी उससे ऊपर नहीं जा रही है। तो बेसिकली कुल मिला के ये डायमेंशंस ऐड करती हैं कि मार्केट को उतना महंगा नहीं होना चाहिए जितना है, तो मार्केट को करेक्शन तो लेना चाहिए। हैविंग सेड दिस, इंटरनेशनल मार्केट्स जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे 2-3 साल से, वो अभी अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, इंक्लूडिंग चाइना, इंक्लूडिंग टर्की, इंक्लूडिंग अर्जेंटीना। तो मनी विल ऑन द बॉर्डर चेज द रिटर्न्स। तो MSCI में वेटेज जहां इंडिया का 18% है, अब सब अंडर वेट है 2%। इसका कोई मतलब नहीं है कि स्टोरी खत्म हो गई है, लेकिन मार्केट महंगे हैं तो ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से उतना रिटर्न नहीं आएगा। दैट्स व्हाई वी कीप फोकसिंग ऑन कि वो नॉमिनल ग्रोथ जो है 9% है, उसको बढ़ाइए, क्योंकि 9% इज वेरी लो। FII पोजिशनिंग ऑफ कोर्स रिलेटिव मार्केट देखेगी, तो उसमें कोई, दे डोंट हैव पेट्रियोटिज्म, राइट? तो वो तो दे विल चेज द हाईएस्ट रिटर्न्स। तो दीपक, इसमें तो बस इन्वेस्टर्स को सलाह यही है कि डोंट गेट कैरिड अवे। while the India story is good, but don't hear only one-sided narrative. It is good, but the number is 9% nominal, which is for a population growth जिस country का अभी भी हो रहा है, it is not that great. So I would say potential बहुत है दीपक, काम बहुत करना है। I think complacency सबसे बड़ा रिस्क है दीपक। I would leave with this thought that I think both our political class and both our markets are getting too complacent that things will happen automatically. वो नुकसान कर रहा है हमें, और उसका ज्यादा रिस्क है। सो पॉलिटिकल क्लास का मैसेज वही है दैट दे हैव टू ओपन द इकोनॉमी। जैसे बगा सर ने कहा कि इफ वी आर नॉट क्रिटिकल एसेंशियल टू द वर्ल्ड, राइट? तो अगर हम एसेंशियल नहीं होंगे, तो एसेंशियल बनने के लिए या तो मैन्युफैक्चरिंग बेस बहुत अच्छा बन जाए चाइना जैसा, या फिर कोई हमारी दूसरी लेवरेज आ जाए कि हमारा मार्केट सब एक्सेस करना चाहें। अगर दोनों ही नहीं हम देंगे, तो फिर हमारी लेवरेज, हम इंडिपेंडेंट तो हो सकते हैं कि देखिए हम किसी के सामने झुके नहीं, लेकिन हमारे जो यूथ हैं उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं बनेंगी फिर। एंड आई थिंक वही लेवरेज जब हम बात करते हैं, यूएस का लेवरेज अभी ज्यादा है, बिकॉज आर मार्केट्स एंड आर पीपल डिपेंड मोर ऑन यूएस। आई डोंट थिंक एनीबडी वुड वांट टू वर्क फॉर चाइना और रशिया, and I don't think anybody who is negotiating would want to send their next generation to work in Russia or China. मैं तो नहीं देखता हूँ। अमेरिका में काफी लोग मिल जाते हैं, so it is well known. दीपक। ऑल राइट सर, तो आप कह रहे हैं कि भावनात्मक होकर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
आसपास के सारे माहौल को पहले अच्छे से जांच लें, भांप लें। चीज़ें जितनी दिखाई दे रही हैं बड़ी अच्छी, कंफर्टेबल, संभवतः उतनी पर्दे के पीछे या सतह के नीचे नहीं हैं। गर्ग सर ने बहुत अच्छा कहा कि भारत को अमेरिका से दो टूक ये पूछना चाहिए कि हमारी जो चिंताएं हैं उस पर आपने क्या प्रगति की है और आपका अभी स्टैंड क्या है, और अगर वो स्टैंड नहीं बदला है तो फिर भारत को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और बग्गा सर ने तो बड़ा ही एक अच्छा मध्यम मार्ग बताया है कि बीटीए नहीं होने वाला है, कोई ट्रेड डील नहीं होने वाली है, लेकिन हाँ, छोटे छोटे नेगोशिएशन, छोटे छोटे डील्स आप अपने हित में करके रिश्तों को बरकरार भी रख सकते हैं और बातचीत भी जारी रह सकती है। तो कुछ इस तरह की सूरत हालात हैं। आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस सार गर्भित चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। अनुराग सर, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष चंद्र गर्ग सर, वक्त निकाला आपने। बग्गा सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम सर।